कृष्णा अय्यर का जन्म एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 15 नवंबर 1914 को पलक्कड़ के वैद्यनाथपुरम गांव में, जो तत्कालीन मद्रास राज्य के मालाबार क्षेत्र का हिस्सा था, उनके पिता वकील थे, जिनका नाम रामा अय्यर और मां का नाम था नारायणी अम्माल। वह अपने माता पिता से पैदा हुए 7 बच्चों में सबसे बड़े थे, जिनमें से सबसे छोटे वीआर लक्ष्मी नारायणन ने तमिलनाडु पुलिस में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य किया। आसपास के समुदाय में गहरी रुचि लेने और जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए कानून का उपयोग करने के गुण उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले। अय्यर की शिक्षा बेसल इवेंजेलिकल मिशन पारसी हाई स्कूल, थालास्सेरी, गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज, पलक्कड़, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और डॉ. अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, चेन्नई में हुई। उन्होंने 1938 में मालाबार के थालास्सेरी में अपने पिता के कक्ष में अभ्यास शुरू किया। 1948 में जब उन्होंने पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा यातना देने की बुराई का विरोध किया, तो उन्हें कम्युनिस्टों को कानूनी सहायता देने के मनगढ़ंत आरोप में 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। कानूनी प्रैक्टिस अय्यर 1928 में बार में शामिल हुए। उन्होंने अपने पिता वीवी राम अय्यर, जो केरल राज्य के थालास्सेरी में एक वकील थे, के चैम्बर में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। न्यायमूर्ति वैद्यनाथपुरम राम अय्यर कृष्ण अय्यर 15 नवंबर 1914, 4 दिसंबर 2014 एक भारतीय न्यायाधीश थे, जो न्यायिक सक्रियता के अग्रदूत बने। उन्होंने देश में कानूनी सहायता आंदोलन का नेतृत्व किया। इससे पहले वह एक राज्य मंत्री और राजनीतिज्ञ थे। एक सक्रिय वकील के रूप में उन्होंने अपने गरीब और वंचित ग्राहकों के हितों के लिए जेल की सजाएं काटी। उन्हें एक उत्साही मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता था। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक न्याय और पर्यावरण के लिए भी अभियान चलाया। एक खेल प्रेमी और एक विपुल लेखक, उन्हें 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनके निर्णयों को उच्च न्यायपालिका में उद्धृत किया जाता रहा है। अय्यर 1952 में कुथुप्रम्बा से एक गैर पार्टी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मद्रास विधानसभा के लिए चुने गए और 1956 तक सेवा की। 1957 में अय्यर एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में थालास्सेरी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव के लिए खड़े हुए। उन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त था। वह 1957 और 1949 के बीच ईएमएस नंबूद्रिपाद के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री थे और उनके पास गृह, कानून, जेल, बिजली, सिंचाई, समाज कल्याण और अंतर्देशीय जल विभाग थे। उन्होंने गरीबों को कानूनी सहायता, कैदियों के अधिकारों को शामिल करते हुए जेल सुधार और महिलाओं और बच्चों के लिए अधिक अदालतें और बचाव गृह स्थापित करने की शुरुआत की। उन्होंने कई श्रम और भूमि सुधार कानून पारित कराए। उन्होंने नवगठित पड़ोसी राज्यों केरल और तमिलनाडु के बीच एक अंतर्राज्य जल विवाद को सुलझाया। जब इस सरकार को केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया, तो उन्होंने अगस्त 1959 में कानूनी अभ्यास फिर से शुरू किया। वह 1965 का विधानसभा चुनाव हार गए, जिसे उन्होंने फिर से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ा। उन्हें 12 जुलाई 1968 को केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्हें 17 जुलाई 1973 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद वकीलों के एक समूह ने द टाइम्स में प्रकाशित एक पत्र लिखा था। भारत ने न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। अय्यर 1971 से 1973 तक भारत के विधि आयोग के सदस्य थे, जहां उन्होंने एक व्यापक रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया, जिससे देश में कानूनी सहायता आंदोलन को बढ़ावा मिला। अय्यर ने सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संवैधानिक कानून के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। वह अपने निर्णयों में साहित्यिक संदर्भों के उपयोग के लिए विख्यात थे। अय्यर ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका में उल्लेखनीय योगदान दिया और न्यायालय को सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई और निर्णय लेने की अनुमति देने के लिए कई मामलों में खड़े होने के नियमों में ढील दी। कई अवसरों पर अय्यर ने सामाजिक सरोकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए न्यायालय को लिखे गए पत्रों या पोस्टकार्ड के आधार पर मामलों की सुनवाई के लिए
सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान क्षेत्राधिकार का उपयोग किया। न्यायमूर्ति पीएन भगवती के साथ उन्होंने कई मामलों के साथ देश की अदालतों में पीआईएल, जनहित याचिका या लोगों की भागीदारी की अवधारणा पेश की। यह क्रांतिकारी उपकरण शुरुआत में सार्वजनिक रूप से उत्साही नागरिकों द्वारा अपने दम पर असमर्थ समाज के वर्गों की ओर से जनहित याचिका दायर करने के लिए उपयोग किया जाता था, जो दशकों से अब भी लोगों के दैनिक जीवन में अनसुने बदलाव ला रहा है। बाद में इसका अवलोकन करते हुए वे कहते हैं,